हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रस एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है बेटा, 11वीं में आपको बायोलॉजी में भी मिल जाएगा। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका हिंदी में कहते हैं जैव अणु। ठीक है बेटा, तो जैव अणु के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेटा वीडियो को एंड तक देखना, आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे बेटा। सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है। इसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार अपने भाई को भी जान लो, ठीक है। मेरा नाम है जय, मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री का टीचर। ठीक बेटा, और मैं आपको एक बात और यहीं पे बताना चाहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से 1 मिनट सुन लो बेटा, उसके बाद शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बेटा पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 414 है ये 4, ठीक। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप जैसे करेंगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए बेटा वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जैव अणु क्या होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैव अणु क्या होता है। अब देखो यार, बायोमॉलिक्यूल्स वे कार्बनिक पदार्थ जो पेड़ पौधे व जीव जंतु की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें जैव अणु कहते हैं। ध्यान से सुनना, पेड़ पौधे जीव जंतु की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू। एग्जाम्पल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स हैं और फैट्स हैं। ये सारे के सारे हमारे वृद्धि के लिए, जीव जंतु की वृद्धि के लिए, मनुष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं की वजह से हम लोग बढ़ते हैं, है ना, ग्रोथ करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, जैव अणु कहलाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो बेटा इसमें हमें मेनली पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, वीडियो में एंड तक बने रहना बेटा। कुछ लोग तो आते हैं इसे देखने के लिए, भाई पढ़ लो यार, वीडियो को एंड तक देखो, बहुत कुछ सीख कर जाओगे, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखो वे ध्रुवणक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या तुम कह सकते हो दूसरे शब्दों में, वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक भाई, वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से, जल अपघटन का मतलब समझते हो ना, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराने पे, ठीक है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। बेटा एक चीज़ और याद रखना, कुछ बेसिक बातें हम आपको और बताना चाहते हैं इस कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, वो तो डेफिनेशन होगी। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, देखो कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ होता है कार्बन के हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेटा, कहाँ जा रहे हो, सुनो, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, ठीक। एक चीज़ और तुम याद रखना इस वाली पॉइंट को, ओपी पॉइंट को, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए बेटा एक कंडीशन है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 का होगा, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके फार्मूले के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो बेटा, अगर फार्मूले की बात करेंगे भाई, तो इसका सामान्य सूत्र CxH2O Y होता है, ठीक। यहाँ x तथा y संख्याएं समान या भिन्न हो सकती हैं, ठीक। इसके अंत में प्रायः ओज लगाते हैं, जैसे ग्लूकोज है ना, फ्रैक्टोज, देखो ओज लगाते हैं, ठीक। तो फार्मूला याद रखना CxH2O Y, ठीक। अब देखो दोस्त आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, है ना। देखिए इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। अगर आप हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखो तो 2:1, इसको अगर डिवाइड करोगे 2 और 1 का रेशियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। अभी हम बताए थे ना, क्या होता है, CxH2O Y होता है, ये फार्मूला भी बताए थे ना ग्लूकोज का। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हम क्या ले लें, x, अरे यार बन जा भाई, इसको करते हैं यहाँ हम x और
y बराबर क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अगर x और y बराबर 6 ले लेंगे दोस्त तो ये वाला फार्मूला हमें मिलेगा, C6 H12 और O6। यहाँ 6 रखो, 6 और यहाँ पर अगर 6 रखोगे तो क्या आएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये फार्मूला मिलेगा। तो तुम कह सकते हो कि जो इनका रेशियो होता है 2:1 का रेशियो होता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो दोस्त अदर एग्जाम्पल जो होते हैं, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ठीक। इसमें भी देख लीजिए 2:1 का रेशियो मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और ले लीजिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे के सारे क्या होते हैं तुम्हारे, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अब कुछ बातें जो आपको समझनी है, एक्सेप्शन तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री में होता ही है एक्सेप्शन, अपवाद जिसे हम कहते हैं। बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, आप है ना, ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। नोट पॉइंट देखना, ठीक है, नोट देखो। कुछ यौगिकों में से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, परंतु वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कहने का मतलब ये है बेटा कि ऐसे कई सारे कंपाउंड होते हैं, कई कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 तो होता है, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड ले लो तुम, एसिटिक एसिड, अब इसमें देखो CH3COOH, जिसको हम क्या कहते हैं, C2H4O2। अब देखो इसका जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है भाई, ये एक्सेप्शन है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिए लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का फार्मूला C3H6O3, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा, ठीक। अब देखो इसमें भी 2:1 का रेशियो है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बच्चा आप बात को समझे होंगे, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला पॉइंट है तुम्हारा OP पॉइंट। अब तुम ध्यान से देखना, कुछ पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी उनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, ये देखो बेटा 2:1 नहीं होता है, मतलब 2:1 नहीं होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का रेशियो नहीं होगा, फिर भी वे कार्बोहाइड्रेट होंगे। जैसे रैमनोज। अब रैमनोज में देखिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो किस एंगल से आपको 2:1 दिख रहा है, किसी एंगल से भी ये 2:1 का रेशियो नहीं है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में ही बात। तो चलो यार, ये सारे के सारे एक्सेप्शन होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें जो हैं आपको जाननी है बेटा, ठीक है, जो मैंने लिख कर लाई है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बेटा, ठीक। ध्यान से देखना, देखो ज़रूरी बातें जो हैं आपको जान लेनी है। ओ भाई क्या हो रहा है, अब देखो तुम, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में, देखो बेटा, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं शर्करा कहलाते हैं, ठीक है। वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होंगे वो शर्करा कहलाएंगे। फिर दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है तुम्हारा सुगर्स यूज्ड इन होम, मतलब ऐसी शुगर जो तुम घर में यूज करते हो उसे हम सुक्रोज कहते हैं। जो आप चाय पीते हैं ना, वो सुक्रोज होती है, ठीक है। अब देखो, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, अगर कोई आपसे पूछे दूध में कैसी शुगर होती है तो लैक्टोज होती है। कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। बात समझ में आई मेरे बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुम इस बात को भी याद रखना, भूलना मत, कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड भी कहा जाता है। अगर कभी भी सैकेराइड आए तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। चलो यहाँ तक आप समझ पाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यार हम इसका क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, वर्गीकरण भी कर लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है भौतिक गुण के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो देखो बेटा, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। अब तुम ध्यान से देखिए ना, देखना, ठीक है। देखो पहला है हमारा, देखो देखो देखो, पहला है शर्करा। अब देखो शर्करा क्या होता है, शुगर। ये स्वाद में मीठी जल में विलय तथा ठोस क्रिस्टली होती हैं, जैसे सुक्रोज, ठीक है। स्वाद में मीठे होंगे और इनका क्रिस्टली सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो तुम, दूसरा है अशर्करा, नॉन शुगर। ये स्वादहीन जल में अविलेय तथा
क्रिस्टली ठोस होते हैं, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च। स्टार्च समझते हो ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू तू मेरी सालू, ठीक है, आलू में स्टार्च पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब हाँ आलू में स्टार्च पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में ही बात, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ अब यार पहला क्लासिफिकेशन हम देख लिए हैं, ठीक है, पहला वर्गीकरण। दूसरा हमारा वर्गीकरण है जल अपघटन के आधार पे। दूसरा है हमारा जल अपघटन के आधार पे। अब इसका हम जल अपघटन देखेंगे। जल अपघटन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस, यानी कि हम H2O से क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, ठीक। तो आओ इससे देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है इसके आधार पे। पहला प्यार है, पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, बेटा हम फालतू बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बाबू क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, है ना, नहीं तो आप लोग बहकने लगते हैं। देखो मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड पहला होता है, पहला भाग इसका। अब ये क्या होते हैं, ये जल में विलेय होते हैं परंतु इनका जल अपघटन नहीं होता है। यार देखो ये जल में सॉल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं मोनोसैकेराइड, और इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, यानी कि जल से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब अपघटन नहीं होता है। अब देखो ये क्रिस्टली ठोस होते हैं, ये बेसिकली क्रिस्टली सॉलिड होते हैं। अब देखो इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2nOn होता है, ठीक, इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, है ना, डीऑक्सीराइबोज हो गया, ये सारे के सारे आपके मोनोसैकेराइड होते हैं। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे नेचर में लगभग 20 ऐसे मोनोसैकेराइड के बारे में हम लोग जानते हैं, अपने नेचर में पाते हैं। अगर हम बात करें प्रकृति में तो लगभग 20 मोनोसैकेराइड हमें मिले हैं। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन इन नेचर, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं मोनोसैकेराइड में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक, ठीक। अब एक चीज़ और याद रखिएगा आप, एल्डिहाइड, यदि एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो तो एल्डोस तथा कीटोन समूह स्थित हो तो इसे हम कीटोस कहते हैं, ठीक है। अगर बेटा किसी भी मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसे एल्डोस कहेंगे, अगर कीटोन ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कीटोस कहेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप समझते हो ना, CHO, अगर CHO है तो उसे एल्डोस कहेंगे। अगर बेटा इस तरह से कार्बोनिल समूह लगा है, CO, है ना, RR वाला, कीटोन वाला ग्रुप लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्डोस कहेंगे, कीटोस कहेंगे, सॉरी, ठीक। आइए हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं इसका, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे पेपर में जरूर सवाल आता है। स्ट्रक्चर ध्यान से तुम देखना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले तुम नीचे से बनाना शुरू करना, CH2 लिखना, CH2OH, फिर इधर से जोड़ते हुए जाना, OH, OH, ठीक है, ऐसे ऐसे जोड़ते जाना। यहाँ पर कार्बन है हर जगह, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक। तो इस तरह से तुम जोड़ते जाना है। इस साइड एक OH रहेगा और यहाँ पर CHO ग्रुप लगा होगा। तो याद रखना ग्लूकोज में हमेशा CHO ग्रुप लगा होगा, ठीक। इसी को हम एक शॉर्टकट तरीके से इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं जो NCERT में दिया है, ध्यान से देखना। इसका स्ट्रक्चर इसे भी कहते हैं, ये देखो शॉर्टकट। हम क्या किए हैं, जो यहाँ पर OH 4 बार था इसको एक बार एक साथ लिख दिए हैं, और तुम्हें जो याद रखना है वो CHO ग्रुप याद रखना है जो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा। अब तुम ध्यान से देखो, हाथ लगे हम फ्रैक्टोज को भी निपटा लेते हैं, फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो बेटा देखो यहाँ से शुरू करेंगे CH2OH से, यहाँ पर भी तुम्हारा कार्बन होगा, यहाँ पर भी तुम्हारा कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे, ठीक है। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक। अब देखो यहाँ से इसका ये स्ट्रक्चर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए CO ग्रुप लगा है, ये देखिए ये यहाँ पर CO ग्रुप लगा है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप लगा है, कीटोन वाला। कीटोन का फार्मूला जानते हो ना, RC++OR, ये वाला ग्रुप लगा होगा तो तुम पहचान लेना इसको, ठीक। अब आओ आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है। क्या यार ठीक लगाए हो। अब दूसरा टाइप देखना, दूसरा टाइप है ओलिगोसैकेराइड। बेटा दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। अब ये ओलिगोसैकेराइड कौन सी बला है, अब इसको भी समझ लेते हैं। बहुत आसान है यार, तुम देखते तो जाओ, केमिस्ट्री की खोपड़ी में छेद कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब मार देना बस, और 4 लोगों में शेयर भी कर देना बेटा, ठीक है, भला होगा तुम्हारा। चलो आगे देखते हैं ओलिगोसैकेराइड को। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से
2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड बनते हैं, यानी कि 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड बनते हैं, उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। भैया कोई भी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होगा जिनका तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 से लेकर 10 यूनिट तक के मॉलिक्यूल के सेकेराइड बनेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओलिगो बोलेंगे। अब यहाँ पर एक बात और होती है जो किताब में लिखी होती है, आप लोग पहचान नहीं पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ओ बेटा ध्यान से सुनना। हाँ, यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 2, 3, 4 मोनोसेकेराइड बनते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर 2 बनेगा तो डाई, 3 बनेगा तो ट्राई, मतलब 2 बनेगा तो डाई, 3 बनेगा ट्राई, 4 बनेगा तो टेट्रा सेकेराइड कहते हैं। ठीक, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी डाइसेकेराइड हैं क्योंकि इनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड बनते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं इसी बात को। अब ये हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा बच्चा। अब देखो हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन हम लोग करते हैं, इसका जल अपघटन, जल अपघटन। भाई मेरी पेन टूटी है, बन नहीं रहा है, ठीक है, मैनेज कर लेना। जल अपघटन, अब देखो सुक्रोज है, ये H2O है। जब इसका जल अपघटन कराएंगे बेटा, यहाँ एरो लगाना, गिफ्ट्स है ना, तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा और फ्रैक्टोज मिलेगा। देखो 2 मिले हैं ना, डाइसेकेराइड है। अब यहाँ पर देखो इसका जल अपघटन करेंगे माल्टोज, और माल्टोज का जल अपघटन करेंगे तो मुझे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा, ये भी डाइसेकेराइड है। अब बेटा तुम ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर लैक्टोज का जल अपघटन करेंगे तब मुझे क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, ये भी डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आई? अगर तुमसे पूछ लिया जाए पेपर में कि सुक्रोज का जल अपघटन करिए तो आपको क्या मिलेगा? तो बेटा आपको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रैक्टोज मिलेगा। अगर माल्टोज का पूछे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, और लैक्टोज का पूछे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। चलो बता लोगे ना भाई? अब देखो जो अभी हम डाइसेकेराइड चिल्ला रहे थे, डाइसेकेराइड को भी बता देते हैं आपको। अगर कोई पूछे आपसे डाइसेकेराइड क्या होता है तो तुम बता देना। क्या? पहले इंग्लिश से पढ़ दे क्या? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड आर कॉल्ड डाइसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड बनते हैं उन्हें हम डाइसेकेराइड कहते हैं। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम जल अपघटन करेंगे तो 2 मोनोसेकेराइड बनेंगे, जैसे अभी एग्जाम्पल देखे थे ना इसके पहले वाला बेटा, वही वाला सेम। तो अब आइए देखते हैं, अगर 3 होंगे तो ट्राइसेकेराइड होंगे, 4 होंगे तो टेट्रा होंगे। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हम दिखाए थे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज का, अभी पता देखो ताज़ा ताज़ा पहला, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो डाइसेकेराइड भी आप बता लेंगे बाबू, ठीक है। अब देखो यहीं पर तीसरा जो हमारा है वो है पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड को हम समझ लेते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बड़े भाई, ठीक, छोटे भाई बड़े भाई। अब देखो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसेकेराइड बनते हैं उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे, है ना, बहुत सारे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में बेटा देखो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे के सारे पॉलीसेकेराइड होते हैं। सर कोई फार्मूला और मूला होता है कि नहीं इसका? हाँ बेटा फार्मूला होता है, C6H10O5 का होल n, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है पॉलीसेकेराइड का। वेयर n इक्वल टू, देखो n इक्वल टू क्या हो सकता है? 100 से लेके 3000 तक हम ले सकते हैं। देख रहे हो बेटा कितना लार्ज नंबर है और कितने सारे कंपाउंड मिलेंगे। तो ये होता है तुम्हारा पॉलीसेकेराइड। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है मेरे भाई, यहाँ से तुमको याद रखना है, पेपर में पूछ लिया जाता है तो तुम इसको जान लो, है ना। देखो अपचाई व अनअपचाई शर्करा किसे कहते हैं? तुमसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा अपचाई व अनअपचाई शर्करा किसे कहते हैं, तो इसको तुम याद रखना। आओ हम आपको पढ़ाते हैं। वे शर्कराएं जो टोलेन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन से अपचयित कर देते हैं उन्हें अपचाई शर्करा कहते हैं। जैसे सभी मोनोसेकेराइड तथा माल्टोज और लैक्टोज शर्कराएं जो टोलेन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन से अपचयित नहीं करती उन्हें अनअपचयी शर्करा कहते हैं। इसको आराम से नोट करके बेटा पढ़ लेना, थ्योरी है इसका, है ना, थ्योरी है, पढ़ लेना। एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद आपको हम बताते हैं। एग्जाम्पल में है बेटा हमारा सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। नहीं समझ में आया क्या? चलो एक बार हम फिर से पढ़ के बता देते हैं।
वे शर्करा जो टोलेन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती हैं उन्हें हम अपचयी शर्करा कहते हैं। बेटा देखो, एक होता है टोलेन रीजेंट होता है, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है ना, वैसे टोलेन रीजेंट होता है। एक फेलिंग विलयन होता है, आप इसको पढ़े होंगे एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे और अच्छे से जानते हैं। अभी मैंने कल ही या परसों मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन बैच में, ठीक। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखो, तुम याद रखना, हम तुम्हें ग्लूकोज के बारे में बताने जा रहे हैं। आप जो है याद रखिएगा बाबू, ग्लूकोज के बारे में, है ना। अब देखो ग्लूकोज क्या होता है। देखो ग्लूकोज जो होता है यार, ये शहद और मीठे फलों में भी होते हैं, ठीक है। शहद और मीठे फलों में पाए जाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, इन सभी में इनको हम पाते हैं, है ना, ग्लूकोज को। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, ग्लूकोज, कुछ लोग तो कहेंगे ग्रेप्स खट्टे होते हैं, बेटा उसमें मीठी भी होती है, ठीक है। हाँ, और ग्लूकोज मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसको उतना मतलब नहीं है। याद रखना कि शहद और मीठे फलों में भी हम पाते हैं। ज़रूरी चीज़ें ये हैं, तुम्हें पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। ज़रूरी ये है कि इसको हम बनाते कैसे हैं, इसकी मेथड्स को देखना है हमें। हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज, है ना, तो इसको हम बनाने की विधि देखेंगे बेटा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, पहली विधि को हम देखते हैं। पहली विधि हमारी है शुगर केयर, यानी कि गन्ने से हम बनाएंगे। गन्ना जानते हो कि नहीं बेटा? हाँ, तो हम सुक्रोज ले लेंगे C12H22O11 और हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि पानी के साथ H+ आयन से, ठीक। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनेगा। पहली मेथड तो ये होगी, जब हम इसका सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलेगा, वो भी डाइसेकेराइड है क्योंकि 2 यूनिट मिले हैं, अभी बताए थे, है ना। तो पहली मेथड आप देख लिए बेटा। आइए हम दूसरी मेथड भी देखते हैं। दूसरी मेथड है हमारी स्टार्च से, हम स्टार्च से बनाएंगे, ठीक। स्टार्च जानते हो कि नहीं? तुम जानते हो। चलो देखो, इसी को हम औद्योगिक विधि भी कहते हैं। जब भी हमें पता है बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे बनानी हो किसी चीज़ को, तो हम औद्योगिक विधि का निर्माण मतलब उपयोग करते हैं। तो देखो हम स्टार्च ले लेते हैं, C6H10O5, यहाँ N लगा दिए क्योंकि मैं औद्योगिक निर्माण के लिए बना रहा हूँ, बहुत सारी क्वांटिटी में मुझे ज़रूरत है। और यहाँ NH2O ले लेंगे तो हमें मिलेगा NC6H12O6, N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम औद्योगिक विधि का मतलब औद्योगिक विधि से निर्माण करते हैं, ठीक है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, लगातार बोलने से गला जो होता है बैठ जाता है, ठीक। अब देखो यार, हमारी जो तीसरी मेथड है काफ़ी अच्छी मेथड है, इसको देखना तुम। पहले डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसका, ठीक। ग्लूकोज को लाल फास्फोरस व HI, तुम यार ले लेना रेड P, ठीक है, रेड फास्फोरस, और यहाँ पर ले लेना हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका मिश्रण तैयार कर लेना। के साथ गर्म करने पर N हेक्सेन बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। ध्यान से पढ़ना बेटा, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। आइए फटाफट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन, ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज, है ना, CHO है ये, और ये रहा CHOH का होल 4, और ये रहा CH2OH। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम HI ले लेंगे, रेड HI, ठीक है, रेड फास्फोरस प्लस HI को हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर हीट करेंगे, तो यहाँ पर तुम्हें N हेक्सेन मिलेगा, हेक्सेन, ठीक है, एल्केन वाला हेक्सेन ये मिलेगा, ठीक। जिससे सिद्ध होता है कि 6 कार्बन जो हैं एक सीधी श्रृंखला में हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिखाई नहीं दिए तुम्हें एक सीधी स्ट्रेट लाइन में, सीधी श्रृंखला में। तो ये थी तीसरी मेथड यार। हम आइए आगे देखते हैं चौथी मेथड पे, ठीक है। देखो बेटा, पहले तुम पढ़ो डेफिनेशन इसकी, मतलब 2 लाइन जो होती हैं उसको पढ़ो, फिर रिएक्शन देखते हैं। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन व HCN से क्रिया कर लेता है। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन व HCN से क्रिया कर लेता है, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो हम HCN वाला ये रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड वाला, एमीन वाला NH2OH से रिएक्ट करता है, उसको हम नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे HCN वाला, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं रिएक्शन को। अब देखो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज, ठीक, ये है तुम्हारा ग्लूकोज, ठीक है बेटा, ग्लूकोज, ये रहा आपका ग्लूकोज, ये रहा हाइड्रोजन साइनाइड। अब इससे रिएक्ट करेगा, आपको पता है ये H+ होता है, ये CN- होता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर ऐसा करो ना,
ये CN यहाँ से मिटा के यहाँ लगा दो, यहाँ पर तुम लगा दो CN। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है ना, ये वाला CN ग्रुप यहाँ लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। तो ये तुम्हारा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है। क्या है बेटा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये वाला ग्रुप, ठीक, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपकी चौथी मेथड हो गई। अब हम अगले रिएक्शन पे आते हैं। अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। अब हम ब्रोमीन जल से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, और रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। अब देखो ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और यहाँ पर Br2 मतलब ब्रोमीन वाटर लेंगे तो क्या होगा, ये एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एसिड में, COOH ग्रुप में। किसमें? मिटाने वाला है कि नहीं है? देखो ये ग्रुप पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, मिट ही नहीं रहा भाई। अच्छा, एंडोरिडो वाला भी होता है भाई, मुझे पता नहीं था। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब भी इसका हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा COOH में, ठीक है। ये देखिए यहाँ इस ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन देख लेना, जिसका नाम होगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक। 2 लाइन भी पढ़ लेते हैं, आपकी इच्छा है तो। चलो देखो, ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक अथवा ब्रोमीन जल द्वारा अभिकृत हो जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। देखो यहाँ पर देखो, मन की आंखों से देखो, एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दिया। चलो अगली मेथड पे आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, PDF में पढ़ लीजिएगा। वैसे तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है ना। अब देखो अगला है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, जिससे सिद्ध होता है कि 5 OH समूह उपस्थित हैं। क्या सिद्ध होता है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल समूह हैं, ग्रुप हैं। आइए रिएक्शन देखते हैं इसका। देखो भाई तुम, ये रहा तुम्हारा ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, और ये रहा तुम्हारा एनहाइड्राइड। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब ये वाला ग्रुप तो CHO में बदल जाएगा, और यहाँ पर देखो CH2O COCH3 में, ठीक। और यहाँ से तुम्हारा एक एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन होता है कंप्लीट, ठीक। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना इन सभी रिएक्शन को, है ना। एक रिएक्शन शायद और बचा है, आखिरी है बेटा, इसको भी देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लंबी नहीं होने देंगे, नहीं तो आप लोग वीडियो को देखते नहीं है ना। आधे घंटे में इसको हम निपटा देंगे। देखो बेटा, अगला है तुम्हारा आखिरी रिएक्शन है आज का, है ना। इसको पढ़ लो पहले तुम। अरे यार तुमको भी हम मार देंगे। देखो ग्लूकोज का ये NO3 द्वारा मतलब नाइट्रिक एसिड द्वारा, है ना, ऑक्सीकरण करने पर सैकेरिक अम्ल बनता है, सैकेरिक एसिड बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें एक एल्कोहल ग्रुप है, ठीक। अब देखो रिएक्शन को तुम पढ़ो। देखो ये रहा तुम्हारा कंसंट्रेटेड सांद्र NO3, ये ग्लूकोज था, है ना। और यहाँ पर देखो COOH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर भी COOH ग्रुप आ जाएगा, एसिडिक ग्रुप। इसको हम लोग बोल देंगे सैकेरिक एसिड। क्या बोल देंगे? सैकेरिक एसिड। और इससे सिद्ध होता है कि इसमें एक OH ग्रुप है, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझे होंगे भाई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये वीडियो का पार्ट 1 था। अभी रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको मिलेगी अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। इसके आगे का हम बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।